जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है और कासीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली। डोडा के जंगलों में 3 आतंकियों के होने की खबर है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब आतंकियों के भागने की कोई जगह बाकी नहीं है। सुरक्षा बल का घेरा पहाड़ी के टॉप पर बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर कासीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके जो है आतंकी घेरे और डोडा के जंगलों में सुरक्षा बल ने जो है आतंकियों को घेरा है। तो जिस जम्मू क्षेत्र से दशकों पहले सेना ने आतंकियों को मार भगाया था, वहां अचानक आतंकी वारदात जो है वो बढ़ने लगे हैं। पिछले 2 महीने के ट्रेंड को देखें तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जम्मू रीजन आतंकियों का एपी सेंटर बन गया है? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीठ पीछे हमला, फिर अचानक जंगल में गायब। ये नई साजिश, नई रणनीति आतंकियों की है। इसे ग्योरिल्ला युद्ध कहें या फिर हिट एंड रन। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में अदृश्य हो जाते हैं। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। भारतीय सेना बहुत एक्टिव है। आतंकियों में खौफ है। हर वक्त मुठभेड़ होने का डर है। जम्मू के इलाके में जैश के आतंकी एक्टिव हैं और ये ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदायीन हमलों का रहा है, यानी जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था। लेकिन अब आतंकी फिदायीन नहीं बल्कि मार के भागने के मकसद से आ रहा है। अगर हम पिछले 2.5 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतीय सेना के एक अफसर सहित कुल 4 जवान शहीद हुए। इससे पहले 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 सैनिकों ने शहादत दी। इसके अलावा 4 मई को भारतीय सेना के ट्रक पर हमला करने के बाद भाग खड़े हुए, जिसमें एक वायु सैनिक शहीद हुए। कुल मिलाकर 2.5 महीने में 13 सुरक्षा बल शहीद हुए। आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 घंटे तक लगातार हुई फायरिंग के दौरान वीडीजी सदस्यों ने ऐसा बदला लिया कि आतंकी अपनी साजिश अभी पूरी ही करते, उसमें कामयाब ही होते, लेकिन बहादुर वीडीजी सदस्यों ने उनका ये प्लान जो है वो विफल किया है। किस तरीके से आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं वीडीजी सदस्य। ये वो जाबाज सदस्य हैं जो हथियार तो इनके पास 90 के दशक के हैं, लेकिन नई टेक्निक से इन्होंने कैसे सुरक्षा बलों के साथ सर्च ऑपरेशन करने की ठान ली है। लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है डोडा में, कठुआ में और बसंतगढ़ उधमपुर में। लेकिन ये जाबाज जो वीडीजी के सदस्य हैं, इनका कहना है कि वो आतंकी आए तो जिंदा है यहाँ पर, लेकिन वापस जिंदा वो नहीं जाएंगे। जम्मू के हालात शांत थे तो ऑपरेशन के तरीकों में भी बदलाव किया गया था। लेकिन इन हमलों के बाद एक बार फिर भारतीय सेना अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में बदलाव करेगी। यानी कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी लगाई जाती है, उसी तरह अब जम्मू में भी पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाएगा। इनकी कोशिश है कि सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन आतंकियों को निस्तेनाबूद करना है। किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी पहाड़ियों पर सर्च करना, ये आप देखिए आशु तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ऐसे हाइड आउट में अक्सर आतंकी छुप जाते हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो भाटा गांव में है, जहां पर आपको बता दें कि इस गांव में कल रात जो है वो आतंकियों और पुलिस और बीजी के बीच में एक मुठभेड़ होती है। लगातार 2 घंटे तक फायरिंग चली, लेकिन फायरिंग इन वीडीजी सदस्यों की तरफ से इतनी ताबड़तोड़ थी कि उनका एक प्लान विफल किया। जम्मू का इलाका काफी बड़ा है। ये इलाका घने जंगल और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से घिरा है, यानी जम्मू का टेरेन बेहद टफ है, जिसका फायदा आतंकी उठाने में जुटे हैं। पहाड़ी की हाइट पर बैठे आतंकी छिपकर सेना की मूवमेंट को आसानी से देख लेते हैं और फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। पिछले जितने भी आतंकी हमले जम्मू में हुए, उसमें ज्यादातर आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ ही नहीं आए। आतंकी छुपकर हमला करते हैं, जबकि सैनिक पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। लेकिन अब भारतीय सेना ने ठान लिया है, कश्मीर की तरह ही जम्मू से भी आतंकियों का संपूर्ण सर्वनाश।
और हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर का रत्न भंडार आज एक बार फिर खोला गया और उसकी निगरानी के लिए 11 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कि मंदिर के कपाट खोलने से लेकर के बंद होने तक एक एक घंटे पर जो है कड़ी निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि निगरानी के बीच ही गहनों को सावधानी पूर्वक शिफ्ट किया जाएगा और इस बीच होने वाली एक एक गतिविधि को वीडियोग्राफी के द्वारा कैद किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो है रत्न भंडार को 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया था, ताकि कीमती सामानों की लिस्ट तैयार की जा सके। तहखानों को खोलने से पहले सुबह 8 बजे से भक्तों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तहखाना खोलने से पहले आज्ञा की रस्म पूरी हुई, जिसमें रत्न भंडार को दोबारा खोलने के लिए मंजूरी मांगी जाती है। यह है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने बुधवार को कांवड़ यात्रा मार्ग के संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी दुकान मालिक अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखेंगे। देखिए रिपोर्ट। जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहां के एसएसपी ने एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और पहचान लिखना होगा। सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले ही मुजफ्फरनगर एसएसपी के इस आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर के एसपी के आदेश की तुलना जर्मनी में हिटलर के शासन से कर दी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी ऐसे आदेश पर सवाल उठाए। वहीं वीएचपी ने इसे अपनी पुरानी मांग बताते हुए आदेश का समर्थन किया। हिंदू नाम रख करके, हिंदू देवी देवताओं और आस्था के केंद्रों का नाम रख करके हमारे जो धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का। चलिए रुक करते अगले खबर की ओर। दरअसल कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखे, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो कम से कम और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से, हिंदू के नाम से किसी मुस्लिम का नाम हो, ताकि तो कंफ्यूजन होता है और बाद में पता लग जाता है उसके कारण से विवाद बढ़ने की संभावना है। इसको आप सुनिश्चित करें और घर वालों को बोल दें, उसकी मांगी नहीं इंस्पेक्टर के माध्यम से आप करें। और दुकानों के आगे नाम लिखने के आदेश के बाद अब दुकानदार इसे अमल में ला रहे हैं। कई दुकानों ढाबों पर नाम लिखे होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस के आदेश पर निशाना साधा है। ओवैसी ने यूपी पुलिस के इस फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। तो कांवड़ रूट पर दुकान के नाम पर निशान, और उसी को लेकर के आपको बता दें कि यूपी पुलिस के फैसले को हिटलर शाही से जो है वो जोड़ा गया है। एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट भी सामने आया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी से शिकायत दर्ज कराई है। साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर एसएसपी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकान के मालिकों को अपना नाम और पहचान लिखने के आदेश को गैर कानूनी बताया है। साकेत गोखले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आदेश को वापस लेने और मुजफ्फरनगर एसएसपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर को रायगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें रायगढ़ के पास महाट से हिरासत में लिया गया है और जानकारी के मुताबिक पुलिस मनोरमा को लेकर के पुणे आ रही है। पूजा खेटकर की मां
मनोरमा खेडकर के खिलाफ भूमि विवाद में मामला दर्ज किया गया है। पुणे पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी और सर्च ऑपरेशन भी चला रही थी। दरअसल मां मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक जमीनी विवाद को लेकर के वो हाथ में बंदूक लिए किसानों को धमकाती हुई दिख रही थी। यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 1 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें कि 1 अगस्त को दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर 1 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की जो है बैठक होनी है और 1 अगस्त को दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब कैबिनेट बैठक होगी और दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है जयपुर से, जहां पर कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक और 1 अगस्त को ही दोपहर 3 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट बैठक होगी और दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी जयपुर से, जहां पर 1 अगस्त को दोपहर 3 बजे कैबिनेट बैठक होगी। तो 1 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में पंचायत समिति सदस्य शीला देवी के पति ने आज पंचायत समिति सभागार के बाहर जम करके हंगामा किया। पंचायत समिति सभागार में प्रधान इंदिरा डूडी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान शीला देवी के पति राजेश डारा ने हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस राजेश डारा को जो है वहां से बाहर निकाला। तो आप देख पा रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंचायत समिति सदस्य शीला देवी के पति ने जम करके हंगामा किया। उसके बाद से राजेश डारा को पुलिस ने बाहर निकाल दिया, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। और झुंझुनू से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 वोट पड़े। इंदिरा डूडी जो है चिड़ावा पंचायत की प्रधान बनी रहेंगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको झुंझुनू से दे रहे हैं, जहां पर चिड़ावा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 वोट पड़े हैं। इंदिरा डूडी जो है वो चिड़ावा पंचायत की प्रधान बनी रहेंगी। हाथरस भगदड़ को लेकर के बाबा सूरजपाल का बेहद संवेदनहीन बयान सामने आया है। सूरजपाल ने कहा है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। साथ ही साथ सूरजपाल ने एसआईटी पर भरोसा भी जताया है। सूरजपाल ने साजिश रची जाने की बात भी कही है। जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। और हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत की घटना के बाद से ही देश के साधु संतों में आक्रोश है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इस मामले में अब एक्शन में आ गया है। उन्होंने सूरजपाल को ढोंगी बताया है, साथ ही जल्द ही फर्जी ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की सूची जारी करने की बात कही है। इसके अलावा 2025 में होने वाले कुंभ मेले में जिन संतों या बाबाओं का किसी संत परंपरा या मठ और अखाड़े से कोई संबंध नहीं है और वो कुंभ मेले में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की बात कही गई। अब ये तो बाबा साधु भिखारी और जो है बगला कपड़ा पहन के जो है ये
अत्याचार दुराचार कर रहे हैं, तो हम लोग अखाड़ा परिषद, अखाड़े के सभी संत उस पे सक्रियता है और आगे भी सक्रिय रहेंगे कि यह मेला में ऐसे फर्जी लोग न घुस पावे। गुमराह कर रहे हैं तो हकीकत में चमत्कार है ही नहीं। अगर चमत्कार होता तो पब्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक जो है एक हाथ खड़ा करते और पैसा आ जाता। यह सब खेल कहीं न कहीं पैसे के लिए, ऐसे फर्जी लोग कुंभ मेला में जो है घुस के और जो है कोई भी अप्रिय घटना न घटे उसके लिए सक्रियता का पूरा रोल अदा करे। और यूपी में बीजेपी कशमकश के दौर से जूझ रही है। सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम का ना पहुंचना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष से तूल देने में जुटा हुआ है तो सत्ताधारी पार्टी विरोधियों अपने तरीके से जवाब दे रही है। लोकसभा चुनावों में नतीजों की हताशा ने बीजेपी को उस मोड़ पर ला दिया है जहां से पार्टी खामियों को तो टटोल रही है, साथ ही पार्टी के बड़े नेता नतीजों पर नैतिक जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं। पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें यही बताती हैं। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में यूपी के नतीजों पर समीक्षा की गई और उपचुनावों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच खबर है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पड़ोसी मुल्क नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली एक बार फिर पीएम बने हैं। ओली को चीन समर्थक तो माना ही जाता है, साथ ही उनकी इमेज भारत विरोधी भी है। ओली के बीते कार्यकाल में पिथौरागढ़ के कई इलाकों को लेकर के सीमा विवाद काफी गहराया था और ऐसे में एक बार फिर इस विवाद के बढ़ने की आशंका बन गई है। देखिए। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर पखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यही नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटीनाबी गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाभी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत पूरी तरह से भारत विरोध पर टिकी है। ऐसे में नेपाल में एक बार फिर ओली के काबिज होने पर भारत विरोधी एजेंडे के आगे बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये गांव आज लगभग समस्ताओं की सभी सुविधाओं से युक्त होने जा रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ और जो हमारे अंतिम गांव हैं गुंजी, कुट्टी, नाभी, इनको अंतिम गांव ना बोल के भारत का प्रथम गांव है। असल में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की असल जड़ काली नदी है। भारत जहां काली नदी का उद्गम काला पानी को मानता है तो वहीं नेपाल लिम्पियाधुरा से निकलने वाली नदी को बॉर्डर मानता है। ऐसे में दोनों मुल्कों में बीते कुछ सालों में सीमा विवाद गहराया हुआ है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ओली का भारत विरोध नेपाल के अंदर उनकी सियासी खुराक भी है और इसी खुराक से जहां केपी ओली को राजनीतिक ताकत मिलती है तो वहीं चीन का दुलार भी मिलता है। और देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और इसी के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही है। देश के कुछ शहरों से आ रही जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक युवक
मोटरसाइकिल के साथ सैलाब में फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने काफी कोशिशें की और इसके बाद से युवक और मोटरसाइकिल को बाहर निकाला गया। वहीं सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु भी बाढ़ के चपेट में आ गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने श्रद्धालुओं की मदद की और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। तीसरी तस्वीर हम आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया है। वहीं गुजरात के बांसकांठा में बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है, जहां हाईवे के किनारे मिट्टी बह जाने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई नजर आई हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भी तस्वीर आई है, जहां पर बाढ़ की वजह से गांव के घर जो है पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। घरों के अंदर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।